इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। हाउ आर यू ऑल? होप सो आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। टुडे वी विल प्रैक्टिस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे पेपर 2 से रिलेटेड विद द सुपर टेस्ट सीरीज 19। होप सो आप सबने प्रीवियस सुपर टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और साथ में थ्योरी सीरीज 12 को भी आप सबने अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। तो आज के सुपर टेस्ट सीरीज में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस थ्योरी सीरीज से रहेंगे। तो आप सभी ने अगर अच्छे से उसको रिवाइज किया होगा तो आज आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। बिफोर स्टार्टिंग टुडे सुपर टेस्ट सीरीज देर आर सो मैनी क्यूरीज रिलेटेड विद द पेपर 1। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही है लगातार कि मैम पेपर 1 से रिलेटेड हम कहाँ से सोर्सेज को फॉलो करें। तो हमने बुक लिस्ट की एक वीडियो प्रोवाइड की थी, वहाँ पर हमने पेपर 1 से रिलेटेड आपको सभी सोर्सेज बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और साथ में आप सभी अगर हमारी सुपर टेस्ट सीरीज जो हम पेपर 1 के लिए प्रोवाइड करते हैं उतना भी आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो आप पेपर 1 के लिए बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे। बिकॉज वहाँ पर हम प्रीवियस ईयर का 2 इयर्स का करंट अफेयर्स वहाँ पर कवर कर रहे हैं विद क्वेश्चन आंसर एंड फुल एक्सप्लेनेशन। और ये एक्सप्लेनेशन हम हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करते हैं, तो आप सभी को वरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको लगेगा कि पेपर 1 से रिलेटेड आपको और वीडियोज़ हम प्रोवाइड करें तो आपका हम पूरा करंट अफेयर 2 साल का विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा देंगे आने वाली वीडियोस में। तो आप सभी लगातार सुपर टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते रहिए और थ्योरी सीरीज को साथ में देखते रहिए और साथ में जो सुपर टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करते हैं उसको भी आप करेक्ट सीक्वेंस में अटेम्प्ट करते रहिए। फ्रेंड्स, आपको फुल प्रिपरेशन इस एग्जाम से रिलेटेड हमारे एक ही चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी जिसका नाम है एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। टेलीग्राम चैनल पर भी और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सुपर टेस्ट सीरीज 19। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सभी क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, उसके बाद ही अपना आंसर जो है मेन कमेंट सेक्शन में पुट कीजिएगा। देयर आर सो मेनी एस्पिरेंट जो चैनल पर न्यू हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्टिसिपेटरी प्रोसेस इन द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भागीदारी प्रक्रिया का क्या महत्व है? आपके ऑप्शंस है ए, इट कैन हेल्प टू आर्टिकुलेट अ फ्रेमवर्क, लीड द एक्सरसाइज, फैसिलिटेट द डिस्कशन, mediate and summarize the debate, help to reach the consensus। यह एक रूपरेखा को स्पष्ट करने, अभ्यास का नेतृत्व करने, चर्चा की सुविधा, मध्यस्थता और बहस को सारांशित करने में मदद कर सकता है और आम सहमति तक पहुंचाने में भी मदद करता है। बी इज पार्टिसिपेशन शुडंट बी एक्सपेंडेड एज द स्ट्रैटेजी डेवलप। रणनीति विकसित होने पर भागीदारी का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। C is participation by the stakeholder group is not critical for the decision making। निर्णय लेने के लिए हितधारक समूहों द्वारा भागीदारी महत्वपूर्ण नहीं है। D is all of the above and E is none of the above, more than one of the above। So, सभी अपना आंसर मेन कमेंट सेक्शन में दीजिए। Try to attempt this question। आंसर इज ए ऑप्शन। तो यहाँ पर सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट है। जो सिग्निफिकेंस होता है पार्टिसिपेटरी प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं भागीदारी प्रक्रिया, उसका सिग्निफिकेंस होता है कि यह एक रूपरेखा को स्पष्ट करता है और साथ में ये लीड करता है एक्सरसाइज या फैसिलिटेट करता है जो डिस्कशन होती है रिलेटेड विद द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और मीडिएशन का काम भी करता है और साथ में जो डिबेट होती है इससे रिलेटेड उसको भी समराइज करता है और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेंसस तक ये हेल्प करता है कि लोग जो है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कंसेंसस तक पहुंचे। सर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। पार्टिसिपेशन जो होती है इट शुड बी एक्सपेंडेड एज अ स्ट्रैटेजी डेवलप। तो जो रणनीति होती है ये विकसित होने पर भागीदारी का विस्तार किया जाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर शुडंट लिखा हुआ है। सी ऑप्शन में जो पार्टिसिपेशन होती है स्टेक होल्डर्स ग्रुप के द्वारा वो क्रिटिकल होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो डिसीजन मेकिंग के लिए जो हितकारक समूह होते हैं उनकी भागीदारी होना बहुत जरूरी है। तो ये सभी क्या है? ये सिग्निफिकेंस है किसके? पार्टिसिपेटरी प्रोसेस जो होती है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। क्वेश्चन नंबर 2 इज द सिटी एंड द सिविक अथॉरिटीज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान ऑफ द पर्टिकुलर सिटी should first form a working or steering group by organizing the representative from which of the following various organization। शहर और नागरिक प्राधिकरण जो विशेष शहर में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के लिए जिम्मेदार होते हैं
तो उनको पहले निम्नलिखित में से किन संगठनों के प्रतिनिधियों को संगठित करके एक संचालन समूह बनाना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए ऑल द वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, बी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, सी NGOs working specially in the waste related fields, and D is all of the above, E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज डी ऑप्शन. तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स रिलेटेड है विद द सिविक एंड द सिविल अथॉरिटीज. तो इसमें जो वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, साथ में जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स होते हैं जिसको प्रौद्योगिकी प्रदाता भी बोलते हैं, और इनके साथ जो NGOs होते हैं जो काम करते हैं स्पेशली जो वेस्ट रिलेटेड फील्ड्स होती हैं, और साथ में जो नागरिक प्रतिनिधि होते हैं जिनको सिटीजन रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस. तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं ये इन्वॉल्व होती हैं एज अ सिविक अथॉरिटीज के साथ जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. Question number 3 is the working or steering group should discuss and analyze the ideas that should be listed and prioritized. The following should be taken into the consideration. जो कार्यकारी या संचालन समूह होते हैं उनको विचारों पर चर्चा और विश्लेषण करना चाहिए जिन्हें सूचीबद्ध और प्राथमिकता की जानी चाहिए, और साथ में निम्नलिखित पे किस पे ध्यान रखा जाना चाहिए. तो आपके ऑप्शंस हैं ए द एक्शन बेनिफिट लेस देन वन स्टेक होल्डर, whether the action has a long term benefit, B ranking can be in the form of high, medium or low based on various factors such as long term benefit or short term benefit, C following a decision matrix that doesn't allow analyzing the action against certain criteria, and D is all of the above, E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज बी ऑप्शन. तो यहाँ पर सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट है, अदर स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है. तो सबसे पहले देख लेते हैं अदर स्टेटमेंट में क्या इनकरेक्ट है. सो जो प्रायोरिटाइजेशन होता है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर, जिसमें सिवियरिटी ऑफ इशू इन्वॉल्व होता है, और या फिर किसी भी एक्शन को जिसमें एड्रेस किया जाता है. तो जो एक्शन होता है वो बेनिफिट करता है मोर देन वन स्टेक होल्डर को. तो ए स्टेटमेंट में लेस देन की जगह क्या आ जाएगा? मोर देन वन स्टेक होल्डर. प्रायोरिटाइजेशन होता है इट मेड इजी बाय रैंकिंग द स्कीम्स, या फिर एक्शंस को अगर हम रैंकिंग करते हैं तो उसके बेसिस पर हम इजिली प्रायोरिटाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं. तो जो रैंकिंग होती है वो किस फॉर्म में होती है? हाई, मीडियम या फिर लो बेस्ड वेरियस फैक्टर्स के ऊपर, चाहे वो लॉन्ग टर्म फैक्टर हो या फिर शॉर्ट टर्म फैक्टर हो. इसलिए बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा. सी स्टेटमेंट के लिए हम देखते हैं क्या गलत है. तो जो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, जो अनदर ऑप्शंस होते हैं, वो एक डिसीजन मैट्रिक्स को फॉलो करते हैं जिसमें अलो किया जाता है फॉर द एनालाइजिंग ऑफ द एक्शंस अगेंस्ट द सर्टेन क्राइटेरिया. तो इसमें एनालाइज किया जाता है एक्शंस को किसी भी क्राइटेरिया के लिए. तो डजन की जगह क्या आ जाएगा? ये अलो करता है. स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी. डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4 इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग द सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज टिकाऊ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना बनाने में पहला कदम क्या है? ऑप्शंस आर ए to conduct the comprehensive on-site research, obtain the essential data, व्यापक ऑनलाइन अनुसंधान करने के लिए आवश्यक डाटा प्राप्त करना, B fragmentation of the solid waste collection and disposal system, ठोस अपशिष्ट संग्रह और निपटान प्रणाली का विखंडन करना, C absence of treatment technology और insufficient number of recycling centers, उपचार प्रौद्योगिकों या फिर अनुपस्थिति या रिसाइकलिंग केंद्रों की अपर्याप्त संख्या करना. डी इज ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज ए ऑप्शन. तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज ये फर्स्ट स्टेप होता है फॉर द प्लानिंग सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए. तो इसके लिए आप पूरा डिटेल में थ्योरी सीरीज को देखिए, वहां पर पूरा प्लानिंग को अच्छे से कवर किया गया है. Question number 5 is how to carry out an awareness or training program of integrated solid waste management. Integrated solid waste management की जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे संचालित करें? 1 is to identifying and selecting the training partner team. 2 identifying the target stakeholder and training need.
3 इज प्रिपेयरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो आप सभी को अरेंज करना है इन स्टेटमेंट्स को करेक्ट ऑर्डर में। आपके ऑप्शंस हैं A 1 2 and 3, B 3 2 and 1, C 1 3 and 2, and D 2 1 and 3. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज डी ऑप्शन। तो यहाँ पर 2 1 और 3 करेक्ट ऑर्डर है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जो टारगेट स्टेक होल्डर्स होते हैं और ट्रेनिंग नीड्स होती हैं उनको। फिर जो सिटिक या फिर सिविक अथॉरिटीज होती हैं वो टारगेट स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करती हैं, उनकी पहचान करती हैं कि कौन से स्टेक होल्डर्स को कंसल्टेशन करना है इस इनिशियल प्रोसेस के लिए। उसके बाद जो सेकंड स्टेप रहता है उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है जो ट्रेनिंग पार्टनर्स या टीम है उनकी पहचान की जाती है। उसके बाद जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम को तैयार किया जाता है। जो सिविक अथॉरिटीज होती हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रिपेयर करती हैं इन द कंसल्टेशन विद द वर्किंग ग्रुप या फिर जो सिलेक्टेड टीम पार्टनर्स होते हैं उनकी कंसल्टेशन में। क्वेश्चन नंबर 6 इज इवेल्युएशन ऑफ द एक्शन प्लान entails the following key principle and is most effective when which of the following। कार्य योजना के मूल्यांकन में निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत शामिल हैं और यह सबसे प्रभावी तब होता है जब A it is a continuous not just one of process informing the planning and delivery as a project developed। यह एक सतत प्रक्रिया है जो परियोजना के विकास के रूप में योजना और वितरण को सूचित करती है। B is it involve all those with an interest in the project in defining the question they want to answer। इसमें वे सभी शामिल हैं जो परियोजना में रुचि रखने वाले प्रश्नों को परिभाषित करने में रुचि रखते हैं और जिनका वे उत्तर देना चाहते हैं। C is it uses the imaginative and creative approaches which engage those involved। यह कल्पनाशील और रचनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करता है और जो इसमें शामिल लोग हैं उनको शामिल करता है। D it help the project to be more accountable to the wider community। यह परियोजनाओं को व्यापक समुदाय के प्रति अधिक जवाबदेह होने में मदद करता है। E none of the above, more than one of the above। So try to give your answer। सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें सभी स्टेटमेंट सही हैं। जो एक्शन प्लान होता है रिलेटेड विद द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उसकी इवैल्यूएशन के ये की प्रिंसिपल्स हैं। ये सभी प्रमुख इसके सिद्धांत हैं जो आपको याद रखनी है जो इस प्लान को इफेक्टिव बनाते हैं। तो ये सभी हमने सुपर थ्योरी सीरीज में कवर किया है प्रीवियसली। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उस थ्योरी सीरीज को देख सकते हैं। Question number 7, which of the following statements are incorrect for the key performance indicators। प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको इनकरेक्ट बताना है। आपके ऑप्शंस हैं A, the integrated solid waste management plan would represent a number of schemes or action that are to be implemented within the plan's time framework। ISWM योजना कई योजनाओं और कार्यों का प्रतिनिधित्व करेगी जिन्हें योजना के समय के भीतर लागू किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन इज इट इज एन एडिक्वेट मॉनिटरिंग एंड रिव्यू प्रोसेस टू सेट अप बाय द अथॉरिटीज टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम्स। यह एक वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिकारियों द्वारा स्थापित यह एक पर्याप्त निगरानी और समीक्षा प्रक्रिया है। सी इज इट लुक्ड अपॉन एज अ बैरोमीटर टू मेजर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के समग्र प्रदर्शन को मापने के लिए बैरोमीटर के रूप में देखा गया है। डी इज ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा बिकॉज ये सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये सभी जो हैं ये प्रमुख प्रदर्शन संकेत हैं किसके लिए, इंडिकेटर्स बोला जाता है जिनको, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के लिए। तो आप सभी को जो हमने थ्योरी सीरीज प्रोवाइड की है प्रीवियस थ्योरी सीरीज, वहां पर जो टॉपिक हमने कवर किया है वो एक एनालिटिकल टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह के आएंगे एग्जाम में। तो अगर आप किसी भी एस्पिरेंट को कोई भी डाउट नहीं आया, इट मीन्स आप सभी ने अच्छे से थ्योरी सीरीज को नहीं देखा है बिकॉज वो समझने वाली थ्योरी सीरीज है। तो अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे या फिर ईमेल आईडी के थ्रू पुट कर सकते हैं।
Question number 8 is which among the following system come under the waste information management? निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अपशिष्ट सूचना प्रबंधन के अंतर्गत आती है? ऑप्शंस हैं ए वेस्ट मिनिमाइजेशन टारगेटिंग, अपशिष्ट न्यूनीकरण लक्ष्यकरण, बी पॉलिसी एंड मैनेजमेंट प्लान नीति और प्रबंधन योजनाएं, सी फ्लीट मैनेजमेंट, and D is all of the above. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है ए ऑप्शन. तो जो वेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके अंडर कौन सा इसमें से सिस्टम इन्वॉल्व है? वेस्ट मिनिमाइजेशन टारगेटिंग. तो ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो अदर वेस्ट कलेक्शन सिस्टम है वो कौन से हैं. सबसे पहले वेस्ट कलेक्शन में जो हमें ऑप्शन बी सी में दिया है वेस्ट कलेक्शन सिस्टम के अंदर आता है. इसमें पॉलिसी और मैनेजमेंट प्लान को बनाया जाता है और साथ में फ्लीट मैनेजमेंट किया जाता है. तो ये अदर ऑप्शन हो जाएंगे किसके लिए? वेस्ट कलेक्शन सिस्टम के लिए. तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन. नंबर 9 इज म्युनिसिपल डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड विद इट्स फंक्शन. सेवा के वितरण के लिए जिम्मेदार नगर विभाग निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके कार्यों से संबंधित है? ऑप्शंस आर ए टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफ, कर्मचारियों की प्रभावशीलता का न्याय करने के लिए, बी टू मेक द डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रमोशन एंड रिवॉर्ड, पद उन्नति और पुरस्कार के संबंध में निर्णय लेने के लिए, सी टू जज इट्स ओन परफॉर्मेंस एंड टू इवैल्यूएट द स्ट्रैटेजीज, अपने स्वयं के प्रदर्शन का न्याय करने और रणनीतियों का मूल्यांकन करने के लिए, डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज सी ऑप्शन. तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है. जो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है उनके लिए, और साथ में वो जज करता है अपनी ही परफॉर्मेंस को और साथ में इवेल्युएट करता है स्ट्रैटेजीज को. तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अभी हम देख लेते हैं कि जो अदर स्ट्रैटेजीज हैं वो इसके लिए क्या हैं. इसमें वो इंस्टीट्यूट करता है जो न्यू प्रोसेसेस होती हैं रिलेटेड विद द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. अदर ऑप्शन है वो किससे रिलेटेड है? वो सुपीरियर ऑफिसर से रिलेटेड है. तो जो सुपीरियर ऑफिसर हैं वो क्या करते हैं? इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफ को जज करते हैं. तो इसलिए ए ऑप्शन किसका फंक्शन हो जाएगा? सुपीरियर ऑफिसर का. और साथ में वो डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंग द प्रमोशन एंड रिवॉर्ड. तो बी ऑप्शन भी उससे रिलेटेड हो जाएगा सुपीरियर ऑफिसर से. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का फंक्शन पूछा है जो है सी ऑप्शन. नंबर 10 इज द सिटी और सिविक अथॉरिटीज शुड फॉलो विच स्टेप इन कैरिंग आउट द मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन. शहर और नागरिक अधिकारों को निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए किन कदमों का पालन करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए टू रिव्यू द सिचुएशन विद गोल्स एंड टारगेट, लक्ष्य और लक्ष्यों के साथ स्थितियों की समीक्षा करना, बी टू कलेक्ट द एविडेंस विद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा, गुणात्मक और मात्रात्मक डाटा के साथ साक्ष्य एकत्र करना, सी टू एनालाइज द डाटा टू मेजर द प्रोग्रेस, प्रगति को मापने के लिए डाटा का विश्लेषण करना, डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी ध्यान से क्वेश्चन रीड करिए फिर आंसर दीजिए. आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. तो जो सिविक अथॉरिटीज होती हैं वो फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करती है मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के लिए किसी भी इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की. तो सबसे पहले क्या करती है? वो रिव्यू करती है सिचुएशन को, जो भी गोल्स होते हैं उनके टारगेट होते हैं, जो उनका एम लक्ष्य होता है उसको रिव्यू करती है. उसके बाद जो डाटा होता है एविडेंस होता है उसको गैदर करती है, कलेक्ट करती है, जो भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा है. फिर थर्ड नंबर पे वो जो एविडेंस है उसको एनालाइज करती है, मतलब जो डाटा है जो उनकी प्रोग्रेस को सिस्टम से रिलेटेड मेजर करता है या कंपेयर करता है उसके टारगेट से रिलेटेड, तो उसको एनालाइज करती है. फिर बाद में क्या करती है? वो शेयर करती है जो भी डिस्कस फाइंडिंग्स हैं उनकी डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स की हेल्प से चेक करती है कि कितनी डिस्ट्रिक्ट में कितनी प्रोग्रेस हुई है. और लास्ट में क्या किया जाता है? डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन फाइंडिंग्स बनाई जाती है विद द इंटरेस्टेड पार्टीज. Number 11th is task need to be defined with performance indicators and allocated with the clear responsibility in integrated solid waste management system. Tasks are often categorized into which of the following 4 P's. तो कार्यों को प्रदर्शन संकेतकों के साथ परिभाषित करने
और इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रणाली है उसमें स्पष्ट जिम्मेदारियों के साथ आवंटित करने की आवश्यकता होती है। तो आपको कार्यों के जो अक्सर हैं उसमें 4 P होते हैं, उसको कैसे वर्गीकृत किया गया है ये बताना है। ऑप्शंस है ए प्रोजेक्ट और स्पेसिफिक एक्शन, बी प्रोग्राम्स, सी प्लान एंड डी पॉलिसीज, ई मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें सारे 4 P's मेंशन है, देख लेते हैं 4 P's क्या होते हैं। तो कोई भी टास्क अगर होता है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का, उसके लिए ये 4 प्रोजेक्ट्स काम करते हैं जिसको 4 P बोला जाता है। सबसे पहले होता है प्रोजेक्ट P नंबर 1, जिसमें स्पेसिफिक एक्शंस के बारे में बताया जाता है। दूसरा P होता है प्रोग्राम, जिसमें ऑपरेट किया जाता है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए जो वो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी नंबर ऑफ लोकेशंस है उसको प्रोजेक्ट किया जाता है उसके अंदर। थर्ड नंबर पे प्लान किया जाता है जो स्पेसिफिक होता है किसी भी लोकेशन या रीजन से रिलेटेड। और लास्ट में पॉलिसीज बनाई जाती हैं जो वर्क करती हैं और इस फ्रेमवर्क को अनेबल करती हैं, जो ये 3 P से फ्रेमवर्क कैरी आउट किया जाता है। तो ये 4 P's आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं। Number 12 is consider the following statements about the estuary. Choose the incorrect statement from the given quotes. तो आपको इसमें से incorrect statement choose करनी है। One is estuary is place where the river fresh water meet with the ocean water. मुहाना वह स्थान है जहाँ नदी का ताजा जल समुद्र के पानी से मिलता है। Two is estuaries form a transition zone between the river environment and maritime environment and are the example of an ecotone. Third statement is this area is highly unproductive. So try to give your answer. आपके options हैं A 1 only, B 2 only, C 3 only and D 1 and 3 only. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर इज C ऑप्शन 3 ओनली। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज जो एस्चुरी होती है ये एक हाईली प्रोडक्टिव जोन होता है, एरिया होता है, और एस्चुरी जो है ये एनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी होती है किसी भी ब्रैकिश वाटर की, खारे पानी की। तो इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा रिवर या स्ट्रीम फ्लो करती हैं एस्चुरी में, और ये कनेक्टेड होती हैं विद द ओपन सी। तो एस्चुरी एक ट्रांजिशन जोन बनाती है रिवर इन्वायरमेंट के साथ और जो मैरीटाइम इन्वायरमेंट होते हैं उनके साथ। तो इसलिए किसका एग्जाम्पल होता है, इकोटोन का। Number 13 is which of the following statement is are not correct about the biosphere. जीव मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शंस आर ए बायोस्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। बी इज बायोस्फीयर इज मिसिंग एट एक्सट्रीम ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। ऑप्शन इज ऑर्गेनिजम्स आर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट इन द बायोस्फीयर। D is the biosphere is virtually a closed system with regard to matter with minimal input and output. E is none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. आपको नोट करेक्ट बताना है। आंसर इज सी ऑप्शन। तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते बायोस्फीयर में, तो नॉट यूनिफॉर्मली प्रेजेंट आ जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अदर स्टेटमेंट बायोस्फीयर के लिए करेक्ट है। बायोस्फीयर एक कॉम्बिनेशन होता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का, और बायोस्फीयर जो है वो सभी जगह नहीं पाया जाता, कुछ एरियाज में ये सपोर्ट नहीं करता कंडीशंस को जो भी बायोस्फीयर के लिए जरूरी होती है, रिक्वायर्ड होती हैं। इसलिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है थ्रू आउट द वर्ल्ड। 14 इज व्हाट इज द कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट क्या है। ऑप्शन है आपके ए इट इज द डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एमिशन अलाउड एंड एक्चुअली एमिटेड कार्बन। यह है अनुमत कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन के बीच का अंतर है। बी ऑप्शन इज अ कार्बन क्रेडिट इज अ परमिट दैट अलो द ओनर टू एमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस। यह कार्बन क्रेडिट एक परमिट है जो मालिक को कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसेस की एक निश्चित मात्रा का उत्सर्जन करने की अनुमति देता है। सी ऑप्शन इज 1 credit permit the emission of 1 ton of carbon dioxide or equivalent in the other greenhouse gases. D is the carbon credit is half of a so-called cap and trade program. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में।
आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो कार्बन क्रेडिट क्या होता है, इसके लिए सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये एक परमिट होता है जो अलो करता है ओनर को कि वो एमिट करे सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अदर ग्रीन हाउस गैसेस को। तो जो एक क्रेडिट होता है वो परमिट करता है एमिशन ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की या फिर उसके इक्विवेलेंट इन अदर ग्रीन हाउस गैसेस आल्सो। तो इसलिए जो कार्बन क्रेडिट होता है इसको हाफ या फिर कैप एंड ट्रेड प्रोग्राम भी बोला जाता है। नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर कंट्रोलिंग द गैसियस पॉल्यूटेंट। गैसीय प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शंस आर ए अरेस्टर, बी इंसिनरेशन, सी एब्जॉर्प्शन, डी ऑल ऑफ द अबव एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसमें सी ऑप्शन, एब्जॉर्प्शन। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है ये एक टेक्निक होती है जिसको इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल करने के लिए गैसियस पॉल्यूटेंट को। तो जो ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये कांटेक्ट में आते हैं विद द लिक्विड, जैसे कि वाटर हो गया, इट में बिकेम द सॉल्वेंट या फिर इनको कैप्चर भी किया जाता है थ्रू द केमिकल रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज हाउ मच। फ़ारेनहाइट पैमाने में 40 डिग्री सेल्सियस का मान क्या है। ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डी 89 डिग्री फ़ारेनहाइट। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है ए ऑप्शन, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड आप सभी मेन कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कैसे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल पर कन्वर्ट किया जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द यमुना एक्शन प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड। निम्नलिखित में से किस वर्ष में यमुना कार्य योजना लागू की गई थी। ऑप्शंस आर ए 1990, बी 1991, सी 1992 एंड डी 1993। ई ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। आंसर इज डी ऑप्शन, राइट आंसर है 1993। तो जो यमुना एक्शन प्लान है ये एक बायलेटरल प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जापान के साथ, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1993 में, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीफॉरेस्टेशन, वन ऑफ द मेथड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जल संरक्षण के तरीकों में से एक वनों की कटाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वन इज reforestation is the process of planting of trees on the afforested area or decrease tree cover from regrowth and planting of trees. Two is there is a continuous interchange of moisture between the earth and the atmosphere constituting the hydrological cycle which has a major influences on the rainfall distribution and temperature modification. Third is plant play an important role in hydrological cycle through the process of transpiration. तो which of the following statement is are incorrect। तो आपको इसमें से गलत स्टेटमेंट बतानी है। आपके ऑप्शन है ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 3 ओनली एंड डी 1, 2 एंड 3 ओनली। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसमें ए ऑप्शन 1 ओनली। तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो देख लेते हैं, जो रिफॉरेस्टेशन होता है ये प्रोसेस है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज का ऑन द डिफॉरेस्टेड एरिया। तो ए फॉरेस्टेड की जगह क्या आ जाएगा, डिफॉरेस्टेड एरिया। और यहाँ पर इंक्रीज होता है किसका, ट्री कवर का, फ्रॉम द रीग्रोथ एंड प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है, सेकंड और थर्ड सही है। जो पृथ्वी और वायुमंडल है उसके बीच में नमी का जो निरंतर आदान प्रदान होता है जिससे कि जल विज्ञान चक्र बनता है और वर्षा वितरण और तापमान भी संशोधन पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से जैविक विविधता की अवधारणा के संबंध में कथनों पर विचार करें। सम टोटल ऑफ ऑल द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ कॉन्स्टिट्यूट द बायोडाइवर्सिटी। पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवित जीवों का कुल योग जैव विविधता का निर्माण करता है। 2 is biological diversity is usually considered at 3 different level, that is at genetic and level of species and level of ecosystem.
3 is each species varying from bacteria to higher plants and animals store an immense amount of genetic information. So which of the following statement is correct? तो आपको करेक्ट बताना है इसमें से. आपके ऑप्शन है A 1 only, B 2 only, C 3 only and D 1 2 and 3 only. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज डी ऑप्शन 1 2 and 3. तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट सही हैं. जो बायोडाइवर्सिटी होता है ये एक बायोलॉजिकल वैरायटी और वेरिएबिलिटी है किसका, लाइफ ऑन अर्थ. तो बायोडाइवर्सिटी को हम मेजर करते हैं किसकी मदद से, वेरिएशन एट द जेनेटिक स्पीशीज और इकोसिस्टम लेवल पर. तो जो टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी होती है जो लैंड से रिलेटेड होती है वो यूजुअली ग्रेटर होती है कहाँ पर, इक्वेटर पे. और ये रिजल्ट होता है किसका, जो वार्म क्लाइमेट होता है और साथ में जो हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है. Question number 20. Terrestrial biodiversity is usually greater near the which is the result of the warm climate and high primary productivity. स्थलीय जैव विविधता आमतौर पर किसके पास अधिक होती है, जो गर्म जलवायु या फिर उच्च प्राथमिक उत्पादकता का परिणाम है. ऑप्शंस है ए नॉर्थ पोल, बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, C tropic of Capricorn and D equator. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर इज डी ऑप्शन इक्वेटर. सो जो टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी होती है ये यूजुअली ग्रेटर होती है कहाँ पर, इक्वेटर के पास ये ज्यादा होती है. और ये किसका रिजल्ट होता है, वार्म क्लाइमेट और हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का. तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी जो होती है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अर्थ के ऊपर और ये रिचर होती है कहाँ पर, ज्यादा ये धनी होती है ट्रॉपिक्स के अंदर. तो इसलिए जो इक्वेटर होता है इसको एक इमेजिनरी लाइन माना जाता है किसके अराउंड, मिडल ऑफ प्लैनेट के अराउंड या फिर अदर सेलेस्टियल बॉडीज के अराउंड. तो इसलिए जो हाफ वे होता है बिटवीन द नॉर्थ पोल और साउथ पोल या फिर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे उसको इक्वेटर बोला जाता है. और इक्वेटर डिवाइड करता है प्लैनेट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में. तो सुपर टेस्ट सीरीज के थ्रू हम आपके जो आपके सिलेबस में पेपर 2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो कवर ही करेंगे, साथ में जो अदर क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस आएंगे वो भी आपके सुपर टेस्ट सीरीज के थ्रू यहाँ पर कवर कर दिए जाएंगे. तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान से इसको समझते रहिए, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट को. Number 21. Which of the following statement is not correct regarding the national legislation to protect the environment in India? भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए राष्ट्रीय कानून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है. ए ऑप्शन इज द 42nd अमेंडमेंट क्लॉज जी टू आर्टिकल 48A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट अ फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड टू इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट. B is it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forest, lake and etc. C option is the Department of Environment was established in India in 1980 to ensure a healthy environment for the country. D is there is a directive given to the state as one of the directive principle of state policy regarding the protection and improvement of the environment. E is none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. इसमें नोट करेक्ट बताना है regarding this environment legislation. Give your answer. आंसर इज ए ऑप्शन. तो ए ऑप्शन गलत है बिकॉज जो 42nd अमेंडमेंट है क्लोज जी आर्टिकल 51A आ जाएगा. तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A है जो फंडामेंटल ड्यूटी है जिसके अकॉर्डिंगली प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है किसको, नेचुरल इन्वायरमेंट को. तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पब्लिक वेस्ट मैनेजमेंट में पॉलिटी के आ सकते हैं. जो क्वेश्चन हम कवर करा रहे हैं रिलेटेड विद पॉलिटी एंड हिस्ट्री, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं. नंबर 22. द इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज. 1 इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, 2 क्रोकोडाइल, 3 टाइगर एंड 4 इज एलिफेंट. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है. ए इज 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 only, C 3 and 4 only and D 1 2 3 and 4 only. E one of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. आंसर इज डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें 1 2 3 and 4 जो है ये कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड बन चुके हैं. तो देख लेते हैं. जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स को बनाया है, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट या फिर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हो गया, और यूएनडीपी का सी टर्टल प्रोजेक्ट भी आता है, प्रोजेक्ट राइनो,
और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट भी है। तो अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी इससे रिलेटेड मेंशन है। तो ये सभी स्पीशीज के ऊपर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्टेड है ऑलरेडी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली। नंबर 23, द फॉरेस्ट एक्ट वॉज एनेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। वन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया है। ऑप्शन है आपके ए 1885, बी 1927, सी 1972 एंड डी 1986। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। आंसर है बी ऑप्शन 1927। तो फर्स्ट जो फॉरेस्ट एक्ट है आप सभी को याद रखना है, ये 1927 में एनेक्ट किया गया था और ये वन ऑफ द मैनी सर्वाइविंग कॉलोनियल लेजिस्लेशन है। और ये इनेक्ट किया गया था किस लिए कि इसमें जो लॉ है रिलेटेड विद द फॉरेस्ट उनको कंसोलिडेट किया जाए, इकट्ठा किया जाए, और साथ में जो ट्रांजिट है फॉरेस्ट प्रोड्यूस की या फिर उससे रिलेटेड जो ड्यूटी है टिम्बर या अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उससे रिलेटेड ये एक्ट प्रोवाइड किया गया था। तो इसके लिए जो एक्ट है उसको प्रोमोलगेट किया गया था 1980 में और इसमें बहुत सारी रिफॉर्म्स की गई थी ओवर द प्रीसीडिंग ईयर ऑफ 1927 के बाद। तो इसलिए जो 1927 एक्ट है ये डील करता है 4 कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट से। तो वो 4 कैटेगरी आपको याद रखनी है। सबसे पहले है रिजर्व फॉरेस्ट, फिर विलेज फॉरेस्ट, देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, फोर्थ वन जो है वो है प्राइवेट फॉरेस्ट। To question number 24, consider the following statements regarding the water as a natural resource. Choose the incorrect statement from the given codes. तो आपको इसमें से गलत स्टेटमेंट चूज करनी है। One is water is a indispensable natural resource as no life can exist without water and it is also renewable and reusable. जल एक अपरिहार्य प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि जल के बिना कोई जीवन नहीं हो सकता है और यह नवीकरणीय और पुनः प्रयोज्य भी है। 2 is it is estimated that nearly 3/4 of the earth is covered with the water of ocean, seas, river, lakes, snow, glacier and groundwater. 3 is only less than 10% of the water is fresh water and usable for the living organism including humans. तो आपके ऑप्शंस हैं A 1 and 2 only, B 2 only, C 3 only and D 1 2 and 3 only. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. Incorrect statement choose करिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके सिलेबस में मेंशन है और ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, आ सकता है एग्जाम में। आंसर इज सी ऑप्शन। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट गलत है, तो देख लेते हैं 3 स्टेटमेंट में क्या गलत है। ओनली लेस देन 1% आएगा यहाँ पर, जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है और यूजेबल है लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन के लिए भी। तो 10% की जगह क्या आ जाएगा 1%। अदर स्टेटमेंट करेक्ट है एज इट इज, आप इसको ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द वाटर डिमांड। पानी की मांग बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं। ऑप्शंस आर 1 एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का विस्तार, 2 इंक्रीजिंग द डिमांड बाय इंडस्ट्री, उद्योग द्वारा बढ़ती मांग, 3 राइजिंग द डिमांड ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या के कारण बढ़ती मांग, 4 अनसस्टेनेबल ग्राउंड वाटर पंपिंग यानी सतह भूजल पंपिंग, 5th इज इनएडिक्वेट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, अपर्याप्त जल अवसंरचना। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन कोड। तो आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। ऑप्शंस आर A 1 2 3 4 and 5, B 2 3 4 and 5 only, C 3 4 and 5 only and D 1 2 and 3 only. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer, अपना आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। सभी ऑप्शंस करेक्ट है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इंक्रीजिंग वाटर डिमांड के लिए। तो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, हाफ ऑफ द क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। आप सभी को क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, आप फीडबैक नहीं देते हैं मेन कमेंट सेक्शन में। लाइव टेस्ट सीरीज सोल्व करने के बाद आप सभी मेन कमेंट सेक्शन में अगर अपना फीडबैक देंगे तो हम सबको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो आप सभी हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए सो दैट हम आपको ऐसी ही अच्छी प्रिपरेशन कराते रहे रिलेटेड विद दिस एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 26 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। अपशिष्ट जल के उपचार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नॉट करेक्ट आपको बताना है। ऑप्शंस हैं ए प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड म्युनिसिपल वेस्ट वाटर विच इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड पैथोजन मटेरियल आल्सो हेल्प टू कंजर्व द वाटर। घरेलू या फिर नगर पालिका अपशिष्ट जल का उचित उपचार
जो कार्बनिक पदार्थों या फिर रोगजनक सामग्री से भरपूर है और पानी के संरक्षण में भी मदद करता है। बी ऑप्शन इज ट्रीटमेंट एंश्योर द रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट बट नॉट द जर्म्स एंड टॉक्सिक एलिमेंट्स। उपचार प्रदूषकों को हटाने को सुनिश्चित करता है लेकिन रोग अणुओं और विषाक्त तत्वों को नहीं। ऑप्शन सी इज ग्रोइंग द एल्गी or floating masses of water hyacinth also help in cleaning the water polluted by absorbing the phosphate, nitrate and other nutrient. D is these aquatic plants can be harvested for producing the biogas. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए, नोट करेक्ट मेंशन करना है आपको। आंसर इज बी ऑप्शन। तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट गलत है बिकॉज जो ट्रीटमेंट होता है वो इंश्योर करता है रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट भी और साथ में जर्म्स और टॉक्सिक एलिमेंट को भी ये रिमूव करता है, हटाता है। अदर स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द गंगा एक्शन प्लान। गंगा कार्य योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शंस आर ए Ganga Action Plan was started in 1976 with the objective of pollution abatement from the river Ganga. B is Ganga Action Plan is a 100% centrally sponsored scheme. C, the major cause of Ganga water pollution is unrestricted discharge of untreated sewage and industrial effluents of all along its course. तो गंगा जल प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वो अप्रतिबंधित सीवेज या फिर औद्योगिक अपशिष्टों का अपने पाठ्यक्रम के दौरान निर्वहन करना है। ऑप्शन इज गंगा इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन रिवर। इट इज 2525 किलोमीटर लॉन्ग। इज नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है ए ऑप्शन। तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट गलत है। जो गंगा एक्शन प्लान है ये 1986 में स्टार्ट हुआ था, 1986 में, और इसका ऑब्जेक्टिव था पोल्यूशन को हटाना है फ्रॉम द गंगा रिवर। अदर स्टेटमेंट करेक्ट है। गंगा एक्शन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपको याद रखनी है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 28 हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर इन बिहार स्टेट। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे कितने जिले स्थित हैं। ऑप्शंस आर ए 9, बी 12, सी 15 एंड डी 25। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। आंसर इज बी ऑप्शन 12 डिस्ट्रिक्ट। तो आपको याद रखना है कि बिहार में गंगा नदी के किनारे 12 जिले स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 29 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर इन बिहार स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शंस आर ए भागलपुर, बी समस्तीपुर, सी लखीसराय एंड डी खगड़िया। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। आंसर इज ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो नॉट सिचुएटेड पूछा है। ये सभी डिस्ट्रिक्ट जो है ये गंगा बैंक पर सिचुएटेड है। आपको नाम याद रखना है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर एंड लखीसराय। तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये गंगा बैंक पर सिचुएटेड हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा रिवर सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम और अदर एग्जाम्स आल्सो। तो 67th और अदर बीपीएससी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सैनिटरी में तो ये आएगा ही। नंबर 30 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार गंगा एंटर्स एंड एग्जिट इन द बिहार। बिहार के किस जिले में गंगा बिहार में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। ऑप्शंस आर ए पटना एंड मुंगेर, बी बक्सर एंड भागलपुर, सी खगड़िया एंड लखीसराय, डी वेस्ट चंपारण एंड किशनगंज। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। आंसर इज बी ऑप्शन। तो बक्सर एंड भागलपुर जो है इसका करेक्ट आंसर है। बिहार में जो गंगा जी है वो बक्सर से एंटर करती हैं और एग्जिट करती हैं भागलपुर से। क्वेश्चन नंबर 31 विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर नॉट ऑफ गंगा रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदियां गंगा नदी की नहीं हैं। ऑप्शंस आर ए गोमती रिवर, बी पुनपुर रिवर, सी घाघर रिवर एंड डी गंडक रिवर।
ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है बी ऑप्शन, पुनपुन रिवर. तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है. उसमें कौन कौन सी रिवर आती हैं? गोमती, घग्गर एंड गंडक रिवर और साथ में कोसी रिवर. और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? यमुना रिवर, सोन रिवर, पुनपुन एंड दामोदर. तो पुनपुन क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन. Question number 32. Which of the following statement is not correct regarding the integrated solid waste management system? कृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? One is ISWM proposes to take a comprehensive approach across all type of solid waste streams and involve the use of range of different options. तो सभी ध्यान से क्वेश्चन सुनिए. बी ऑप्शन है it is a system developed from generation to disposal and built around the other management step encompassing all type of solid waste. The option is the selection of most appropriate waste management system and sustainable technology are not needed to deliver an optimum and sustainable ISWM system. D is in combination with the economic and social consideration. This approach would help the waste manager to design more sustainable solid waste management system. E option is none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज सी ऑप्शन. तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट गलत है. तो जो सिलेक्शन होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का, These are needed to deliver an optimum and sustainable ISWM system. इस WM सिस्टम जो है उसके लिए सबसे उपयुक्त जो अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है और टिकाऊ प्रौद्योगिकियां हैं उनका चयन की आवश्यकता होती है. तो अदर स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं एज इट इज. आप इसको ध्यान रखिएगा. और फॉर मोर डिटेल वॉच थ्योरी सीरीज 12. Number 13. Integrated solid waste management concept has to be adapted with a view that effective management scheme needs which of the following. एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवधारणा को इस दृष्टिकोण से अनुकूलित किया जाना चाहिए कि प्रभावी प्रबंधन योजनाओं की आवश्यकता हो. ऑप्शन हैं ए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिजाइन, डिजाइन का लचीलापन. बी अडेप्टेशन, अनुकूलन. सी सिस्टम विच कैन बेस्ट मीट करंट सोशल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन. D all of the above. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है इसका डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट करेक्ट है. जो ISWM कॉन्सेप्ट है इसको अडेप्ट किया जाता है विद द इफेक्टिव मैनेजमेंट स्कीम के साथ. तो इसमें जो फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ डिजाइन की जरूरत होती है, अडेप्टेशन और सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है जो करंट सोशल इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल कंडीशंस को मीट करे. तो इसलिए जो ये नीड है इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए किसकी? क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ रिसाइकल्ड और रिकवर्ड मटेरियल की, जैसे कि कंपोस्ट या फिर वेस्ट टू एनर्जी मटेरियल. नंबर 34. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेजर फीचर ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम. एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में विचार करें. वन इज होलिस्टिक अप्रोच टू ऑल वेस्ट स्ट्रीम, minimizing the synergetic benefits in collection, recycling, treatment and disposal. सभी अपशिष्ट धाराओं के लिए समग्र दृष्टिकोण इस प्रकार संग्रह, पुनः चक्रण, उपचार और निपटान में सह क्रियात्मक लाभों को कम करना है. 2 is to maximize the opportunity for resource recovery at all stages from generation to final disposal. उत्पादन से लेकर अंतिम निपटान तक सभी चरणों में संसाधन वसूली के अवसरों को अधिकतम करें. ई स्टेटमेंट इज accommodate aspiration of all the stakeholder from waste generation to waste management and service provider. अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों से लेकर अपशिष्ट प्रबंधन और सेवा प्रदाताओं तक सभी हितधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करना. सो इसमें से आपको चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन कोड. ए इज 1 only, B 2 only, C 3 only and D 1, 2 and 3 only. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. आंसर इज ए ऑप्शन. तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट जो है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए गलत है बिकॉज जो होलिस्टिक अप्रोच है सभी वेस्ट स्ट्रीम के लिए उसमें मैक्सिमाइज करना होता है किसको? जो सिनर्जेटिक बेनिफिट्स है किसके लिए? कलेक्शन, रिसाइकलिंग या फिर ट्रीटमेंट डिस्पोजल के लिए.
तो जो भी सभी अपशिष्ट धाराएं हैं उसके लिए समग्र दृष्टिकोण को इस प्रकार से संग्रह, पुनर्चक्रण, उपचार और निपटान में जो सह क्रियात्मक लाभ है उसको बढ़ाना होता है, कम नहीं करना होता है। अदर स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, एज इट इज आप इसको ध्यान रखिए। नंबर 35, द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर coordinating the responses to the environmental issues within the United Nations system. It was established by the Maurice Strong after the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम प्रणाली के भीतर पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार हैं। यह स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद मॉरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपको ईयर बताना है। ऑप्शन है ए 1945, बी 1972, सी 1986 एंड डी 2005। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। आंसर इज बी ऑप्शन, जून 1972। तो इस तरह की डेट्स आपको इंपॉर्टेंट डेट जो हम कवर कर रहे हैं वो याद रखनी है। सभी फैक्ट्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नंबर 36, which organization has been developed a program on integrated solid waste management based on the line with the Bali strategic plan for capacity building and technology transfer। बाली स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के आधार पर एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर किस संगठन ने एक कार्यक्रम विकसित किया है? ऑप्शंस है ए यूनेस्को, बी यूएनएफसीसी, C IUCN and D UNEP। E none of the above, more than one of the above। So try to give your answer, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज डी ऑप्शन, UNEP। तो इसके लिए जो प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए डेवलप किया था UNEP के द्वारा। फॉर मोर डिटेल्स आप थ्योरी सीरीज को जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द 4 set of guidelines to develop the integrated solid waste management system। एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए दिशा निर्देशों के 4 सेटों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस आर ए डिस्पर्शन, वेस्ट कैरेक्टराइजेशन एंड क्वांटिफिकेशन, फैलाव, अपशिष्ट लक्षण, वर्णन और मात्रा का ठहराव, बी असेसमेंट ऑफ करंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, वर्तमान अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का आकलन, सी टारगेट सेटिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर इशू ऑफ कंसर्न फॉर ISWM, डी हाउ टू डेवलप ISWM प्लान एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज ए ऑप्शन। तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज जो डिस्पर्शन, वेस्ट कैरेक्टराइजेशन एंड क्वांटिफिकेशन है इसकी जगह क्या आएगा? कवरिंग द वेस्ट कैरेक्टराइजेशन एंड क्वांटिफिकेशन। तो फैलाव, अपशिष्ट लक्षण, वर्णन और मात्रा को ठहराना नहीं होता है, उसको कवर करना होता है, उसको इंक्लूड करना होता है। स्टेटमेंट जो है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, एज इट इज आप इसको ध्यान रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सेट्स हैं रिलेटेड विद द ISWM सिस्टम। टू क्वेश्चन नंबर 38, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी rely on handling the waste in a four-pronged approach। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति 4 आयामी दृष्टिकोण में कचरे को संभालने पर निर्भर करती है। 1 इज वेस्ट मिनिमाइजेशन, 2 रिसाइकलिंग इंक्लूड कंपोजिटिंग, 3 एनर्जी रिकवरी एंड फाइनली 4th इज लैंडफिल। तो आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। आपके ऑप्शन है ए 1 ओनली, बी 2, 3 and 4 only, C 3 and 4 only and D 1, 2, 3 and 4 only। E none of the above, more than one of the above। So try to give your answer, अपना आंसर दीजिए। आंसर इज डी ऑप्शन। तो इसमें सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। जो इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है ये हैंडलिंग करने में किसकी? वेस्ट की। इसके लिए 4 अप्रोच चाहिए होती हैं। सबसे पहले है वेस्ट का मिनिमाइजेशन करना, मतलब अपशिष्ट को न्यूनीकरण करना। दूसरा आता है पुनर्चक्रण यानी खाद बनाने सहित। तीसरा है ऊर्जा की वसूली और बाद में लैंड फिलिंग करना। तो ये चारों स्टेप्स आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नंबर 39, वाई टू फोकस ऑन इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। एकीकृत ठोस अपशिष्टन प्रबंधन प्रणाली पर ध्यान क्यों दिया जाता है? ए द ग्रोथ ऑफ सिटीज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन इट्स इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज।
दैट आर ड्रिवन बाय द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न। एक शहर की वृद्धि आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों में वृद्धि की विशेषता के लिए। बी, ओवर द ईयर दीज एक्टिविटीज हैव बीन मैप्ड विद द मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। वर्षों से इन गतिविधियों को विनिर्माण और निर्माण गतिविधियों के साथ मैप किया गया है। सी, द इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, extent of commercialization in the city significantly change the consumption pattern and the waste composition also. D, all of the above. E, none of the above, more than one of the above. So try to give an answer. अपना आंसर दीजिए। आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके लिए सभी ऑप्शंस इंक्लूडेड है। पूरा डिटेल में जानने के लिए इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए थ्योरी सीरीज 12 को जरूर देखें। एस्पिरेंट्स, आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं? आप मेन कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं करते हैं। कुछ ही कैंडिडेट हैं जो अपना स्कोर शेयर करते हैं। तो आप सबकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपका स्कोर जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम टू अर्थ क्रस्ट बाय द वेट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भार के आधार पर पृथ्वी की पापड़ी में अधिकतम योगदान देता है? ऑप्शंस आर ए कैल्शियम, बी ऑक्सीजन, C iron and D silicon. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए। आंसर है इसका बी ऑप्शन, ऑक्सीजन। तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है अर्थ क्रस्ट के, वो आपको याद रखना है। बाय वेट भी पूछ सकते हैं, कितना वेट है। ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा वेट होता है 46.7%, 46.7%। उसके बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का होता है 27.7%। फिर आता है आयरन मतलब लोहा 5%। लास्ट में आता है कैल्शियम 3.65%। कम टू क्वेश्चन नंबर 41। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफिकेशन ऑफ 1992 फॉर लेबलिंग द कॉस्मेटिक एज एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट, द प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन द टूथपेस्ट शुड नॉट एक्सीड विच ऑफ द फॉलोइंग। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 1992 की अधिसूचना के अनुसार सौंदर्य प्रसाधनों और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद के रूप में लेबल के लिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड की उपस्थिति अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने से? ए इज 10 ppm, बी 12 ppm, सी 30 ppm एंड डी 40 ppm। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है इसका ए ऑप्शन, 10 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। क्वेश्चन नंबर 42। अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया, हु इज द अथॉरिटी टू इशू द परमिशन टू हंट द रोग एनिमल्स। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार दुष्ट पशुओं का शिकार करने की अनुमति जारी करने का अधिकार किसे है? ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, C Chief Wildlife Warden and D Chief Minister of the State. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए। आंसर है इसका सी ऑप्शन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। तो जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं CWLW, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होती है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये हेड करते हैं जो वाइल्ड लाइफ विंग है डिपार्टमेंट उसको, और साथ में ये एक्सरसाइज करते हैं। कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है इनके पास, किसका? प्रोटेक्टेड एरियाज का विद इन अ स्टेट के। क्वेश्चन नंबर 43। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कन्वर्ट द डीकम्पोज लिक्विड और सॉलिड हैजर्डस ऑर्गेनिक वेस्ट इफेक्टिवली। निम्नलिखित में से विधि विघटित तरल या ठोस खतरनाक जैविक कचरे को प्रभावी ढंग से परिवर्तित करती है? ए बायोरेमिडिएशन, बी सैनिटरी लैंडफिल, सी प्लाज्मा इंसिनरेशन, डी ओपन इंसिनरेशन। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। आंसर है इसका सी ऑप्शन, प्लाज्मा इंसिनरेशन। तो प्लाज्मा इंसिनरेशन क्या होता है? ये एक एक्सट्रीम थर्मल प्रोसेस है जिसको बोला जाता है प्लाज्मा भस्मीकरण। इसमें प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को सिनगैस यानी सिंथेसिस गैस के अंदर। और इसमें प्राइमरीली ये किससे बनी होती है? हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो ये आपको याद रखना है, प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 44 ऑफ टुडे सुपर टेस्ट सीरीज। अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी employs the use of living organism like microbe and bacteria
in the removal of contaminant, pollutant and toxin from the soil, water and other environment is called as which of the following? जैव प्रौद्योगिकी की एक शाखा जो मिट्टी, पानी और अन्य वातावरण से दूषित पदार्थों, प्रदूषकों को हटाने में जीवित जीवों जैसे रोगाणुओं या फिर जीवाणुओं के उपयोग को नियोजित करती है। ऑप्शन है आपके ए बायोरेमिडिएशन, बी सैनिटरी लैंडफिल, सी प्लाज्मा इंसिनरेशन, डी ओपन इंसिनरेशन, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। सो राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन बायो रेमिडिएशन। इन सभी प्रोसेसेस को थ्योरी सीरीज में पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया है, उसके लिए आप थ्योरी सीरीज को जरूर देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 45, वन ऑफ द नेचुरल कॉजेज ऑफ अकरेंस ऑफ इनलैंड सॉइल एल्कलिनिटी इज द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम hypochlorite and D potassium nitrate. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer, अपना आंसर दीजिए। आंसर है इसका बी ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट। सो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 46, द लोएस्ट टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? सबसे कम तापमान वायुमंडल के किस परत में देखा गया है? ए ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल, बी स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, सी थर्मोस्फेयर, डी मीजोस्फेयर एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। आंसर इज डी ऑप्शन मीजोस्फेयर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीजोस्फेयर एक रीजन होता है अपर एटमॉस्फेयर का जो 50 से 80 किलोमीटर अबव होता है सरफेस ऑफ अर्थ के। मीजोस्फेयर होता है, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज करता है जब एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुपर टेस्ट सीरीज में हमने प्रीवियसली भी कवर किया था। तो ये क्वेश्चन यूके पीसीएस में भी आया और ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हम आपको पेपर 1 के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, ये यूके पीसीएस और अदर पीसीएस सभी एग्जाम में आपको दिखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी में तो आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा ही सभी एग्जाम में। पब्लिक सैनिटरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अदर बीपीएससी एग्जाम्स के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 47, ग्रीन पीस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनवायरमेंट। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कनाडा इन विच ईयर? ग्रीन पीस पर्यावरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना किस वर्ष कनाडा में हुई थी? ऑप्शंस आर ए 1971, बी 1981, C 1986 and D 2000. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. सभी अपना आंसर करेक्ट दीजिए। आंसर है ए ऑप्शन 1971। तो जो ग्रीन पीस है ये ग्लोबल कैंपेनिंग नेटवर्क है। तो ये नेटवर्क के अंदर 26 इंडिपेंडेंट नेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। अराउंड 55 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इसके अंदर आती हैं। तो आपको इसका ईयर याद रखना है कि ये कब एस्टैब्लिश किया गया था, 1971 में। Number 48, according to the Central Pollution Control Board standard, annual average of PM 2.5 should not exceed which of the following? Options are A 40 microgram per meter cube, B 50 microgram, C 60, D 70 and E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer, अपना आंसर दीजिए। आंसर है इसका ए ऑप्शन 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये कंसंट्रेशन होती है किसकी? एम्बिएंट एयर की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टैंडर्ड 24 आवर एवरेज ऑफ PM 2.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब शुड नॉट एक्सीड विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर ए 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, बी 50, C 60 and D 70. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer, अपना आंसर दीजिए। आंसर है इसका सी ऑप्शन 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। To last question of today's super test series, which of the following elements does not contain the neutron? निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? ऑप्शंस आर ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, C हाइड्रोजन एंड D कॉपर। E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer, अपना आंसर दीजिए। आंसर है इसका सी ऑप्शन हाइड्रोजन।
सो हाइड्रोजन एक ओनली एलिमेंट है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये आपको याद रखना है। और हाइड्रोजन एक लाइटेस्ट एलिमेंट है और स्टैंडर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन एक गैस है डायमेटिक मॉलिक्यूल्स का, जिसका फॉर्मूला होता है H2। हाइड्रोजन जो है ये कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है और टेस्टलेस भी होता है और साथ में ये नॉन टॉक्सिक होता है और ये हाईली कंबस्टिबल भी होता है। तो इसलिए हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट केमिकल सब्सटेंस है यूनिवर्स के अंदर और ये रफली 75% ऑफ ऑल नॉर्मल मैटर है। फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सुपर टेस्ट सीरीज 19 फॉर द पेपर 2। होप सो आप सभी को पसंद आई होगी। सो आप सभी अपना फीडबैक मेन कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट उनको अगर वो किसी भी PCS एग्जाम के लिए और BPSC सैनिटरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी यहाँ से। और इसके लिए आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर अदर इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट डाटा के लिए। और साथ में हम डेली एक 1 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, जब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा इस एग्जाम के लिए। तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे और साथ में हम उस एक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन भी और आंसर भी प्रोवाइड करेंगे। तो वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा जिसके लिए आप सभी उस क्वेश्चन को देखते रहिए और अपने डाउट्स भी आप हमसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर कमेंट सेक्शन के थ्रू। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क है, आपको प्रीवियस सभी सुपर टेस्ट सीरीज को रिवाइज करना है और साथ में सबसे पहले आप जैसे 18 सुपर टेस्ट सीरीज हमने प्रोवाइड की थी उसको रिवाइज कीजिए, फिर थ्योरी सीरीज को रिवाइज कीजिए और उसके बाद जो हमने अभी 19 सुपर टेस्ट सीरीज किए उसको रिवाइज कीजिए सो दैट आपके सभी टॉपिक्स जो है इससे रिलेटेड अच्छे से कवर हो जाएं विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिकॉज एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इसलिए हम आपको सुपर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। तो आप सब भी इसको सीरियसली और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको अटेम्प्ट करें और सुनिए बिकॉज एक्सप्लेनेशन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। जय हिंद।